Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all right. Today we continue our chapter number 3 of class 10th history, that is nationalism in India. Alright guys, हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने देखा किस तरीके से हमारा इंडियन हिस्ट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग जब हमारी कंट्री कॉलोनियल रूल के अंडर थी, कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो उसके अंदर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, देन नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट हुए एंड हमने देखा था हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे हुआ, उसका क्या रीजन था और कौन रिस्पॉन्सिबल था। जैसे कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में नॉन कोऑपरेशन की बात की थी थोड़ी सी, आज हम इस वीडियो में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज आवर टॉपिक, व्हाई नॉन कोऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इसी वजह से है क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ। अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये लोग बिल्कुल भी रूल नहीं कर पाएंगे हम इंडियंस के ऊपर। एंड ये बात हमें कहाँ से पता चली? ये हमें एक बुक है हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी की है। उन्होंने 1909 में ये डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। एंड जैसे मैंने आपको पूरा बताया, दिस इज इम्पोर्टेंट। गांधी जी की बुक का नाम आ सकता है कि जो गांधी जी ने लिखी है, दैट इज हिंद स्वराज। ऑलराइट, गांधी जी और ये कहते थे अगर इंडियन रिफ्यूज कर देंगे ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना, जस्ट विद इन अ ईयर ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। ऑलराइट, ये महात्मा गांधी की थिंकिंग थी, उनका आइडिया था। इसी के चलते नॉन कोऑपरेशन का आइडिया लेके मूवमेंट स्टार्ट हुए। एंड ये मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुए? लोगों ने ब्रिटिशर्स के जितने भी गुड्स थे, उनके बनाए हुए सामान, उनके ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, स्कूल, उन सबको बॉयकट कर दिया और उनके जितने भी टाइटल्स थे उनको सरेंडर कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है, मूवमेंट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बॉयकट ऑफ सिविल सर्विसेज। आप जैसे कि जानते हैं आज इंडिया में सिविल सर्विसेज काफी फेमस है। आज जितने भी ये यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये इन्हीं सारे ब्रिटिशर्स की वजह से शुरुआत हुई थी इनकी। एट द मोमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लोगों ने इनको बॉयकट करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब हम इनको नहीं मानेंगे। ब्रिटिश आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। नाउ 1919 में हमने देखा ये सारे इवेंट्स हुए थे, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ। नाउ अब 1920s आते आते समर के मंथ में, सीजन में, ये जो हमारा मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया एंड उसको बहुत अच्छा से सपोर्ट भी मिला हमारे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। एंड इनमें कौन कौन लोग ज्वाइन थे? महात्मा गांधी थे, शौकत अली, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा था इस मूवमेंट से। एंड फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, दिसंबर में 1920 में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का नागपुर में। उसमें क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कआउट, कॉम्प्रोमाइज हुआ। कांग्रेस की अपनी ही पार्टी में बातचीत, लोगों की जितने भी लीडर्स थे, कोई इससे एग्री कर रहा था एंड कोई थोड़ा सा ऑपोजिट नेचर का, ऑपोजिट आइडिया का था। तो एट द एंड फाइनली कांग्रेस सेशन एट नागपुर में इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। लेकिन इसमें भी काफी टाइम लगा था, जैसे कि आप देख रहे हैं दिसंबर आ गया है मंथ 1920 का, और यहाँ पर समर अराउंड अप्रैल मई का टाइम होगा, तो काफी ज्यादा मंथ का टाइम लगा था इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मूवमेंट को फुली अडॉप्ट करने के लिए। बिकॉज ऐसा होता है, पार्टी में एक ऑपोजिशन भी होती है, जो लोग अगेंस्ट होते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कोई भी आइडिया। तो इस तरीके से मीटिंग से, सेशन से, बातचीत से ही काम होता है। एंड फाइनली इन द दिसंबर मंथ हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नागपुर सेशन, हमारे किस सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था? कांग्रेस सेशन एट नागपुर। नाउ हमारी बुक का सेकंड टॉपिक है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, थोड़े से डिफरेंस आइडिया भी होते हैं, कुछ लोग फेवर में, कुछ अगेंस्ट में। उनकी बातचीत होके, मीटिंग्स होके अपने अपने सब लोग थॉट्स बताते हैं, अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं। तो उन सब से मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है जब हमारा फाइनल कंक्लूजन निकल जाता है। तो इसी में यही है डिफरेंट स्टैंडिंग, जो मैंने आपको बताया ना। अब हम मूवमेंट जब अडॉप्ट कर लिया तो मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ? द मूवमेंट इन द टाउन, हमें ये देखना है फर्स्ट पॉइंट। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, दिसंबर 1920 में अडॉप्ट किया गया, तो स्टार्टिंग हो गई थी 1921 जनवरी मंथ में। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपको नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उन्होंने खिलाफत का जो इश्यू था, ऑटोमन एम्पायर के डिफीट का जो इश्यू था, जैसे आप
जानते हैं? तो महात्मा गांधी ने दोनों मूवमेंट्स को एक साथ किया क्योंकि उनको चाहिए था कि हमें यूनाइट होना है। ना यहाँ पर लोग यूनाइटेड हैं, वेदर दे फ्रॉम हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन और एनी काइंड ऑफ कास्ट, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी स्टेट हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो, कलर हो, लेकिन यहाँ पर सबको यूनाइट होना है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरीके स्टार्ट हुआ। एंड मूवमेंट की स्टार्टिंग कैसे हुई? मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। मिडिल क्लास ने मूवमेंट में स्टार्ट कर दिया था पार्टिसिपेशन। एंड वो कैसे पार्टिसिपेट करते थे? 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। नाउ अब किस तरीके से ये लोग बॉयकट कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को, ब्रिटिशर्स को? अब आप देखिए, देखो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे जो गवर्नमेंट चलाती थी, मतलब ब्रिटिशर्स चलाते थे, उनके अंडर में थे। स्टूडेंट्स ने स्कूल एंड कॉलेजेस छोड़ दिए। जितने भी टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, लाइक हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करेंगे। और जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, मतलब उन्होंने काम छोड़ दिया है, गवर्नमेंट के अंदर हमें काम नहीं करना, हम बॉयकट कर रहे हैं लोगों को। फॉरेन गुड्स को भी बॉयकट किया गया। जितनी भी शॉप्स थी जहां पर फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जला दिया गया बोनफायर में। इस तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही थी। लोग अलग अलग स्टाइल से फॉरेन गुड्स को, प्रैक्टिसेस को, सर्विस को बॉयकट कर रहे थे, छोड़ रहे थे। एंड हमें एक डेटा से पता चला है कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। इन साल के बीच 1921 एंड 22 के बीच में फॉरेन क्लॉथ का जो इंपोर्ट होता था इंडिया में वो हाफ हो गया था। और उसकी वैल्यू भी ड्रॉप हो गई थी, गिर गई थी फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। और जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा लॉस हुआ है यहाँ। नाउ अब ये जो बॉयकट मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, जितना ज्यादा फैल रहा था, तो लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेड क्लॉथ थे, जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे, उनको पहनना छोड़ दिया एंड इंडियंस को उन्होंने अडॉप्ट किया। सो जितने भी इंडियंस थे, जिसे हम आज खादी कहते हैं, खादी कपड़ा हम जानते हैं, काफी फेमस है, तो वो लोगों ने अब अडॉप्ट किया था, वो पहनना शुरू किया। जितने भी फॉरेन एंड जो इम्पोर्टेड क्लोथ थे उनको छोड़ दिया, बॉयकॉट कर दिया। एंड जो इंडियन क्लोथ थे वो इंडियन टेक्सटाइल मिल के एंड हैंडलूम से आते थे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी सारा लॉस हो रहा है ब्रिटिशर्स का, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इंडियंस का भी थोड़ा सा लॉस है, या हम कहें मूवमेंट आगे चल के स्लो डाउन हो गया था काफी सारे रीजंस की वजह से। ना वो रीजंस कौन कौन से थे हम अपने देखते हैं। जैसे हमने देखा कि लोग बॉयकॉट कर रहे थे, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी सामान हो, ब्रिटिशर्स का क्लोथ हो या कुछ ईटेबल आइटम हो या कोई यूटेंसिल या जो भी ऐसे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आई, आगे चल के मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। वो क्या था रीजन? पहला रीजन है खादी क्लोथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ। नाउ आप देखिए, जैसे कि लोगों ने कपड़े को, फॉरेन कपड़े को स्पेशली जो इम्पोर्ट हो रहा था, ब्रिटिशर्स ला रहे थे, उनको बेच रहे थे, उनको बॉयकॉट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन अब खादी जब उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया तो उनको ये लगा कि खादी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज वो लोग अपने हैंडलूम से बन रहा है, क्योंकि वो मिल या फैक्ट्री से नहीं बन रहा। उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफी ज्यादा पैसा लगता है, उसमें मेहनत होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा ही पैसा देना पड़ेगा लोगों को। सो इस तरीके से खादी क्लोथ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। लेकिन जो इम्पोर्टेड था उसमें क्या था, वो मास प्रोड्यूस हो रहा था मिल क्लोथ, उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन होती थी, लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में कपड़ा आता था, बनता था और इजीली वो सेल करते थे मार्केट्स में इंडिया की। तो उन लोगों को इतना प्रॉब्लम होता नहीं था, बिकॉज वो मील्स क्लोथ थे। सो इन सबको देख के जो गरीब लोग थे वो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर रहे थे ताकि वो खादी कपड़ा खरीद सकें। तो इस वजह से एक रीजन ये है हमारे पास कि हमारा मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो गया। एंड अनदर रीजन फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अगर मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना था तो इंडियंस इंस्टीट्यूट होने चाहिए थे। ब्रिटिशर्स के जो हमने प्लेसेस छोड़े हैं उनके जगह, लाइक अगर हम ब्रिटिशर्स के अंदर काम करते हैं, एक ऑफिस है हमारा, ब्रिटिशर्स चलाते हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हो कि उसको बॉयकॉट करना है, हमको छोड़ना है, हमें ठीक है बॉयकॉट कर दिया, लेकिन उसकी जगह हमें एक दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट तो मिलना चाहिए ना, लेकिन उसकी कमी थी काफी ज्यादा उस टाइम। सो इन वजह से कुछ जो हमारा मूवमेंट था थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से आगे चल के आप देखेंगे कि लोग दोबारा से ब्रिटिशर्स की ही अंडर काम करना स्टार्ट करने लगे। उन्होंने देखा कि हम कब तक बैठे रहेंगे, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट अभी आसानी से तो बनने वाला नहीं है, या फिर खादी कपड़ा अगर हम पहने तो कब तक पहनेंगे। सो इस वजह से कुछ ये रीजन है जो हमारे मूवमेंट को स्लो करते हैं, अनसक्सेसफुल करते हैं। ऑलराइट, आई थिंक आपको अभी तक यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। सो जैसे कि आप जानते हैं मूवमेंट हमारा चल ही रहा था, अलग अलग
प्लेसेस में अलग अलग तरीके से लोग उसको हैंडल कर रहे थे, चला रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। इसी तरह हमें यहाँ पर एक अवध का पता चलता है। अवध के पीजेंट्स जो थे, जो कि बाबा रामचंद्र के अंडर थे, वो उनको लेड कर रहे थे। ये एक सन्यासी हैं, ठीक है। तो इनके अंडर ये मूवमेंट लेड हो रहा था और ये मूवमेंट जो था वो अगेंस्ट था तालुकदार के एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। तो पेजेंट्स की क्या प्रॉब्लम होगी आप सब जानते ही हैं, उनकी टैक्सेस की, हाई टैक्स की एंड हैवी वर्क, हार्ड वर्क की, वेजेस नहीं मिलना, तो एक कॉमन ही प्रॉब्लम होती है पेजेंट्स के साथ। सो यही यहाँ पर था, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट यहाँ मूवमेंट चल रहा था और उनकी डिमांड पेजेंट्स की थी कि हमको हाई रेंट जो है उसको कम करना चाहिए है और काफी सारी वैरायटी ऑफ अदर चीजेस। एंड इतना ज्यादा रेंट होने की वजह से, इतना ज्यादा टैक्सेस भरने की वजह से जब पीजेंट्स के पास पैसा नहीं जमा हो पाएगा तो उनको भीख मांगनी पड़ती थी, उनको एज अ बेगर काम करना होता था। जस्ट इमेजिन, पीजेंट्स हैड टू डू बेगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म। वो लैंडलॉर्ड्स के फार्म पर काम करते थे विदाउट एनी पेमेंट एंड स्टिल उनको टैक्सेस रेंट देना है, तो उनके लिए दे हैड टू डू बेगर। पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एज वी ऑलवेज नो, abolition of beggar, social boycott of oppressive landlord। तो लैंडलॉर्ड्स के साथ बिल्कुल भी इन लोगों की नहीं बनती थी। जिन जिन की जमीनों पे वो काम करते थे उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे पीजेंट्स, इसलिए उनका मूवमेंट चल रहा था और इनकी अलग अलग डिमांड्स थी। तो इन सब के चलते जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू वो विलेजेस में जाते हैं, राउंड लगाते हैं, चेक करते हैं प्रॉब्लम्स जितनी भी थी अवध में एंड वहां जाके वो विलेजर्स से बात करते हैं और उनके ट्राई करते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने का एंड उनकी ग्रीवेंस को अंडरस्टैंड करने का। एंड इन सब के चलते बाय अक्टूबर अवध किसान सभा वाज सेट अप, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो इन्हीं सब से जो जितने भी किसान यहाँ पे परेशान थे उनकी प्रॉब्लम सुन के जब नेहरू जी वहां विजिट करते हैं अवध के विलेजेस में, उनसे बात करते हैं, तो जून के मंथ में वो विजिट करते हैं, सारे प्रॉब्लम, सारे स्टेटमेंट सुनते हैं एंड एट द एंड अक्टूबर में इन लोगों के लिए अवध किसान सभा एक बनती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको देखना होगा कि अवध किसान सभा कब बना, अक्टूबर मंथ में। एंड जिसको कौन हेड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड कुछ और उनके साथ लीडर्स थे। सो यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ी सी हेल्प हो रही थी जितना जो लोग कर सकते थे। जैसे कि हमने देखा किसान सभा बन गई। नाउ अब जब मूवमेंट बढ़ता जा रहा था 1921 में क्या हुआ, पीजेंट्स इतने ज्यादा गुस्सा थे, उन्होंने तालुकदार एंड मर्चेंट्स के जितने भी घर थे उन पर अटैक किया, बाजार को लूटा एंड जितना भी ग्रेन होल्ड था वह टेक ओवर, उनसे वो लोग ले लिया गया। तो जब इतना ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी, जब इतना ज्यादा गुस्से से पीसेंट भरे हुए थे, तो यही कंडीशन एट द एंड होना था। थोड़ा सा यहाँ पर वॉयलेंस देखने को मिला। सेम प्रॉब्लम विद अनदर कैटेगरी, यहाँ हमें मिलता है कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। ना अब हम फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात करते हैं कि वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम होती थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, दैट इज ब्रिटिशर्स ने, फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया था, उस पर रोक लगाई थी, परमिशन नहीं थी दूसरों को जाने की, बिकॉज वो खुद ही फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यूज करना चाहते थे एंड लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उनके कैटल को ग्रेज करने में, फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स को कलेक्ट करने में, ताकि वो मार्केट्स में सेल आउट करें। और ये ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि कुछ भी ये लोग लें, सब कुछ वो खुद करना चाहते थे। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिली इन यडम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश। नाउ हमें आंध्र प्रदेश का केस पढ़ना है। यहाँ क्या हो रहा था, आ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s। 1920s की अर्ली टाइम में, स्टार्टिंग में गुरिल्ला मूवमेंट वेरी फेमस वो स्टार्ट हुआ और इसको कौन लेड कर रहा था, अलूरी सीतारामन राजू। नाउ अभी जो पर्सन है उन्होंने क्लेम किया वहाँ के लोगों से, वहां से बात की, जितने भी प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने बोला कि हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर है। उन्होंने कहा कि ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। सो इन्होंने लोगों को जब बात बताई कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर है, और ये प्रेडिक्शंस भी बताते थे एंड ये अगेन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने यहाँ पर जितना भी मूवमेंट था उसको लीड किया और ये गुरिल्ला मूवमेंट था, इसको याद रखना है। The Raju, the rebel, proclaimed that he was an incarnation of God, और इन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि वो गॉड के इनकारनेशन है। इनकारनेशन इज अवतार। ऑलराइट, तो ये बड़ा अपना स्पिरिचुअल दिखा रहे थे, अपना कहते थे स्पेशल पावर है मेरे पास। तो लोग यहाँ इनके अंडर हो गए। यहाँ पर जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ उसने पुलिस स्टेशंस पर
अटैक हुए, पुलिस को, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया। एंड यहाँ पर भी वन एम था अचीविंग स्वराज, लेकिन इनका वे अलग था। यहाँ इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के स्टाइल में स्वराज अचीव करना चाहा। नॉन वायलेंस बिल्कुल भी नहीं था, वायलेंस के साथ, काफी ज्यादा अटैक एंड किलिंग के साथ। तो इस वजह से एट द एंड 1924 में राजू को कैप्चर कर लिया गया एंड एग्जीक्यूट कर दिया गया। एंड कहते हैं आज के टाइम पे उनको एज अ फोक हीरो माना जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट रिबेलियन। सो ये कुछ स्टोरीज थी, एक तरीके से इवेंट्स पता चले हैं हमें यहाँ पर, जैसे फॉरेस्ट के साथ क्या हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर कंट्रोल करते थे एंड किस तरीके से अवध के पीसेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। जल्दी से हम अपना स्वराज इन प्लांटेशन टॉपिक देख लेते हैं। नाउ प्लांटेशन वर्कर्स जो थे असम के, उनकी क्या प्रॉब्लम थी? इन लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली। तो यहाँ पर ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम के, इनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया था जिसमें इनको एनक्लोज कर दिया गया एंड इनको परमिशन नहीं थी कि ये दूसरे एरियाज में जाएं। सो इनके लिए फ्रीडम का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली, मतलब हमें अधिकार है, हम फ्रीली घूम सकते हैं अंदर और बाहर जहां हम चाहें एंड उन एरियाज में जहां हमें जाने को मना किया है। सो ये भी एक कानून था, एक्ट था ब्रिटिशर्स का, दैट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी अपना टी गार्डन छोड़ने की। उनको पहले परमिशन लेनी होती थी, तब वो दूसरे एरियाज में विजिट कर सकते थे, जा सकते थे। सो जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का नाम सुना, जब वो पूरी कंट्री में फैला, तो यहाँ पे भी प्लांटेशन वर्कर्स ने जितनी भी अथॉरिटीज थी उसको डिफाइन कर दिया गया और उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ के वो अपने अपने घरों में चले गए। उन्होंने ये देखा कि हमें भी अपना फ्रीडम चाहिए है एंड आने वाले टाइम में उन्हें ऐसा बिलीव था कि गांधी राज आएगा जिसमें सबको उनका लैंड मिल जाएगी अपने विलेजेस में। मतलब इस तरीके से रोक टोक नहीं होगी बिल्कुल भी, हर जगह जाने की परमिशन होगी। यानी जो ट्राइबल्स थे ये गांधी जी के नेम को ऐसे चैंट करते थे, जपते थे यू कैन से, एंड उनका एक स्लोगन भी था जिन्होंने उसको रेस किया था और डिमांड थी स्वतंत्र भारत। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक्स थोड़े से लॉन्ग है बट डोंट वरी, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप इनकी मदद से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। So write down these notes, learn it with important dates and event, and if you have any doubts, so please contact me. Ask me in the comment section. Thank you so much for today. Don't forget to like and share my video. Subscribe my channel for more videos. Thanks again.